हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कर्ट वोनेगट के द साइलेंस ऑफ टाइटन इस साइफाई नॉवेल के बारे में। द साइलेंस ऑफ टाइटन 1959 में पब्लिश हुई थी और कर्ट वोनेगट मेरे मोस्ट फेवरेट अमेरिकन ऑथर्स में से एक है और मेरी कर्ट वोनेगट बुक्स में ये टॉप 3 में आती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस दिस बुक टुडे। तो सबसे पहले हम इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। द साइलेंस ऑफ टाइटन का प्लॉट जो है वो काफ़ी डेंस और थिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स मैं इसकी स्टोरी का प्रीमाइस बता सकूं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक मटेरियलाइजेशन इवेंट से। ये मटेरियलाइजेशन इवेंट मतलब कोई एक व्यक्ति और उसका डॉग जो है वो एक जगह पे एक मैंशन में प्रकट होने वाले रहते हैं। ये जो व्यक्ति है उसका नाम है विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड और उसके डॉग का नाम है कज़ैक। ये विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड जो है वो एक बहुत ही रिच ब्रिटिश आदमी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन करता है। जब वो एक दिन अपने डॉग कज़ैक के साथ स्पेस एक्सप्लोर कर रहा रहता है तो वो क्रोनोसिंक्लास्टिक इनफंडिबुलम इस फिनोमेनन में सक हो जाता है। ये बेसिकली एक वार्म होल है। इस वार्म होल में सक होने के बाद उसकी और कज़ैक की बॉडी जो है वो वेव पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, वेव पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली वो एटम्स में स्प्लिट हो जाते हैं और इस एटम्स में स्प्लिट होने के बाद उनकी बॉडी डीमटेरियलाइज हो जाती है। तो क्या होता है कि इस इवेंट के 59 डेज बाद वो अपने घर पे दोनों भी कज़ैक और विंस्टन मटेरियलाइज हो जाते हैं और 59 डेज के गैप में वो मटेरियलाइज होने लगते हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों को जब ये पता चलता है कि एक व्यक्ति मटेरियलाइज डीमटेरियलाइज हो रहा है तो पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उस मटेरियलाइजेशन इवेंट को देखने के लिए। बट विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड किसी को भी मतलब पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करता और लोगों को भी ऑडियंस नहीं देता ये सब देखने के लिए। बट क्या होता है कि एक दिन विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड अपने मटेरियलाइजेशन इवेंट के लिए मैलाकाई कांस्टेंट नाम के रिचेस्ट नॉर्थ अमेरिकन इंडिविजुअल को इनवाइट करता है। ये मैलाकाई कांस्टेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर करके इतना रिच हो जाता है और बेसिकली उसका लक बहुत अच्छा होता है इसलिए वो इतना रिच हो जाता है। तो एक बहुत ही ईगो ट्रिप में ये रहता है, मतलब ही नीड्स टू टच सम ग्रास, इस काइंड का वो व्यक्ति रहता है। तो उसे उस इवेंट के लिए बुलाया जाता है। उसको बुलाने का काम करती है बेट्रिस रूमफर्ड। बेट्रिस रूमफर्ड जो है वो विंस्टन की वाइफ है। हालांकि दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी डिटैच्ड है क्योंकि दोनों में भी बिल्कुल भी लव और मतलब कि पार्टनरशिप का कोई भी सेम्बलेंस नहीं है, कुछ भी इमोशन नहीं है। तो वहाँ पे बुलाने के बाद जब विंस्टन मटेरियलाइज होता है तब वो मैलाकाई को कुछ प्रोफेसीज बताता है। क्या होता है कि क्रोनोसिंक्लास्टिक इनफंडिबुलम को एक्सपीरियंस करने के बाद विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड जो है और कज़ैक जो है ये दोनों भी इमोर्टल हो जाते हैं। और जिस तरीके से नॉर्मल व्यक्ति मोर्टल बीइंग्स हम लोग सिर्फ प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं टाइम को, विंस्टन नाइल्स रूमफर्ड जो है वो एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में वो बैठा है और वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी इवेंट ऑल एट वंस परसीव कर सकता है। ठीक है, तो उसमें एक ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंट बीइंग वो बन जाता है। वो मतलब बेसिकली फ्यूचर प्रोफेसीज बताना शुरू कर देता है मैलाकाई कांस्टेंट को उसकी लाइफ के बारे में। तो मैलाकाई कांस्टेंट को बताता है कि कुछ महीनों बाद मैलाकाई जो है वो मार्स पे रहने के लिए जाएगा और मार्स के जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड को इन्वेड करने के लिए यहाँ पे अटैक करने वाली है अर्थ के ऊपर और वो उस आर्मी का पार्ट रहेगा। और उसके बाद मैलाकाई जो है वो सैटर्न के मून पर यानी कि टाइटन के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। ठीक है, और बेट्रिस रूमफर्ड जो है विंस्टन रूमफर्ड की वाइफ, वो मैलाकाई से शादी करके उनको एक बेटा होगा जिसका नाम होगा क्रोनो और ये तीनों भी सैटर्न के मून पर, टाइटन पर अपनी लाइफ गुजारेंगे। ऐसी वो प्रोफेसी कर देता है। अलग अलग चीज़ें वो यहाँ पे प्रोफेसाइज करता है पर बेट्रिस और मैलाकाई दोनों को भी इसके ऊपर विश्वास नहीं होता और वो सोचते हैं कि हमारी जो फेट है या हमारी जो डेस्टिनी है वो हमारे हाथ में और हम उसे चेंज करके दिखाएंगे। और ये सब पहले चैप्टर में सब हो जाता है, ये प्रोफेसी की जाती है और इस पूरे प्रोफेसी में ही इस पूरे बुक की जो स्टोरी है वो बताई दी जाती है। मतलब पूरे पहले चैप्टर में ही क्या क्या होने वाला है पूरे बुक में वो सब बताया जाता है। बट उसकी ये जो एंड है, ये जो प्रोफेसी है वहाँ तक वो, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहला वो यहाँ पे है, चैप्टर 2 यहाँ पे है और चैप्टर 3
टू द स्टार्स पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है, ये पूरी बुक की स्टोरी है कि ये जो इवेंट्स है वो कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है इसका प्रीमाइज, और मैंने अभी तक कुछ भी स्पॉइल नहीं किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस बुक को लिखा है, क्योंकि कर्ट वॉनेगट का ब्रिलियंस ये है कि वो बहुत से सिंपल सिंटैक्स में बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी राइटिंग जो है वो काफ़ी ह्यूमरस रहती है, और मतलब ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बहुत से डीप आइडियाज़ वो एक्सप्लोर करते हैं, और डीप ही नहीं बट टॉर्चरस आइडियाज़ वो एक्सप्लोर करते हैं, टॉर्चरस सिचुएशन वो एक्सप्लोर करते हैं, और वहाँ पे वो डार्क ह्यूमर और डार्क कॉमेडी का इस्तेमाल करके इन सब जो एलिवेशन रहता है स्ट्रेसफुल इवेंट्स का, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का, उसको ड्रॉप डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये सब इस बुक में भी है। उनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी सिंपल तो है ही, पर ह्यूमैनिटी के सेलिब्रेशन करना, ये उनकी राइटिंग का, उनके वर्क्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कैट्स क्रेडल मेरी बहुत फेवरेट बुक है उनकी। तो उसी तरीके से द साइलेंस ऑफ टाइटन में भी उन्होंने ह्यूमैनिटी को इवन विद ऑल आवर फॉल्ट एक होपफुल एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे उन्होंने बात की है। तो वो ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनकी राइटिंग का। तो इस बुक में काफ़ी बड़े बड़े आइडियाज़ एक्सप्लोर किए गए हैं, बहुत सी थीम्स एक्सप्लोर की गई है। तो बेसिकली कर्ट वॉनेगट की राइटिंग जो है वो डायडैक्टिक रहती है उनके वर्क्स। तो मतलब कि ये ह्यूमर वगैरह साइफाई एलिमेंट्स तो उसमें रहते ही हैं, बट इस बुक को पढ़ने के बाद कुछ टेकअवेज रहते हैं, एक कुछ मॉरल फिलोसॉफिकल टेकअवेज रहते हैं। इस तरीके की उनकी राइटिंग रहती है। बुक के स्टार्टिंग में ही ह्यूमैनिटी की मीनिंग के बारे में बात करती है, पहले 2 लाइन्स ही। उसमें बताया है कि पहले मतलब अभी हमें ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन बींग्स की, सिविलाइजेशन की मीनिंग को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। लोगों को हम लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं ये पता नहीं था। ये बताकर ये पूरी बुक ओपन अप होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हमारे एग्जिस्टेंस की मीनिंग क्या है, हम लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी ऑल सीइंग ऑल पावरफुल बीइंग ने हमें बनाया है क्या? वो ऑल सीइंग ऑल पावरफुल बीइंग जो है वो उसके मन में मलाइस है, या हमारे लिए गुड थॉट्स है, वो हमारी केयर करता है, कि इज ही इनडिफरेंट टू आवर एग्जिस्टेंस। इन सब चीज़ों के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं। बहुत एग्जिस्टेंशियल आइडिया है इस बुक में ये। सेकेंड चीज़ जो है वो डेस्टिनी, फेट, और हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं क्या? जो प्रोफेसीज की जाती है वो हम चेंज कर सकते हैं, या जब प्रोफेसीज की जाते हैं तो जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उन प्रोफेसीज को रियल करने में ही हेल्प करते हैं क्या? ये भी इसमें एक्सप्लोर किया है। ये सब चीज़ें। फिर रिलीजन जो है, जो रिलीजियस डॉगमा वगैरह जो है, के ऊपर भी ये बुक बात करती है। व्हाट इट इज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इट इज़ टू बी अ कंपैशनेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी ये बुक बात करती है। और किस तरीके से अगर लाइफ को मीनिंग भी नहीं है तो हम किस तरीके से लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सा कोट है जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई उस कोट को पढ़े। वो कोट बहुत ही पावरफुल है। तो बेसिकली हम एग्जिस्ट करते हैं पता नहीं क्यों, बट जिस तरीके भी हम लोग जी रहे हैं, हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर किसी को हमारे अराउंड, हर किसी को हम प्यार दें, हर किसी के साथ हम कंपैशन शेयर करें और ब्रदरहुड शेयर करें। ये मैसेज है। फिर इसमें एक मतलब कि एलियंस वगैरह है, AI है। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में डॉक्टर मैनहट्टन की इमेज डाली है। तो वॉचमैन कॉमिक जो है एलन मूर की ग्राफिक नॉवेल जो है, उसके बहुत से स्टोरी एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि डायरेक्टली इस बुक से उठाए गए हैं और वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, यूटिलाइज किए गए हैं। हालांकि एलन मूर के किसी भी नोट्स में, इंटरव्यूज़ में या राइटिंग्स में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि उन्होंने द साइलेंस ऑफ टाइटन से इंस्पिरेशन ली थी। वॉचमैन के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि एड्रियन वेट है, डॉक्टर मैनहट्टन है, या मार्स के मून के ऊपर डॉक्टर मैनहट्टन जो कुछ एक पैलेस बनाता है खुद का, ये सब जो चीज़ें, या वॉच मेकर का जो पूरा एक्सपीरियंस है टाइम को देखने का, परसीव करने का, ये सब चीज़ें और यहाँ से इंस्पायर्ड है, ऐसा मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप वॉचमैन ग्राफिक नॉवेल के फ़ैन हैं तो आपको इस बुक को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और बाकी के मेरे व्यूवर्स को मैं बुक डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूँगा, मेरी बाकी के कर्ट वॉनेगट की बुक्स की तरह।
और 1959 में इतने डेंस और इतने फंटास्टिकल एलिमेंट्स को लिखना, इवन दो यू आर नॉट फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, मुझे नहीं लगता है कोई और कर सकता था। और ये सब चीज़ें हमें नॉर्मली अभी पढ़ने को मिलती है, बट 1959 में ये सब चीज़ें लिखना काफ़ी एग्जेम्पलरी था, काफ़ी इनोवेटिव था। तो उस टाइम कॉन्टेक्स्ट में तो ये बुक बहुत बढ़िया थी ही, बट अभी के टाइम में भी ये बहुत रेजोनेट करती है हमारे जो भी आजू बाजू में जो सब चीज़ें हो रही है उनके साथ। सो बस इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।